शम्स उर-रहमान फ़ारूक़ी का नावल कई चांद थे सरे आसमां 19वीं सदी की ज़वाल आमादा तहज़ीब पर मुश्तमिल है। इस नावल में मुसन्निफ़ ने फ़िक्शन और तारीख़ के हसीन इम्तिज़ाज को बयान किया है। ये नावल उनके शऊर और महारत की उम्दा मिसाल है। प्लॉट शम्स उर-रहमान फ़ारूक़ी ने प्लॉट की तकमील में दास्तानवी उसलूब और क़िस्सा गोई का अंदाज़ अपनाया है। वाक़यात फ़्लैशबैक और माज़ी की यादों की मदद से आगे बढ़ते हैं। प्लॉट दाग़ दहलवी की वालिदा वज़ीर ख़ानम के गिर्द घूमता है। प्लॉट में तारीख़ी और हक़ीक़ी दोनों किरदारों का हसीन इम्तिज़ाज मौजूद है। प्लॉट की बनावट में मुसन्निफ़ ने अनगिनत क़िस्से और वाक़यात को बिखरने के बजाय एक लड़ी में पिरो दिया है। मंज़र निगारी कई चांद थे सरे आसमां की मंज़र निगारी बड़ी जानदार है। इस नावल में फ़ारूक़ी ने जुज़ियात निगारी से भरपूर काम लिया है। उन्होंने उस दौर के दिल्ली की तहज़ीब व सक़ाफ़त को अपने नावल में समोया है। वो मंज़र मुलाहिज़ा करे जब वज़ीर ख़ानम शम्सुद्दीन अहमद ख़ान से उनके घर मुलाकात करने जाती हैं। वज़ीर ख़ानम ने उस दिन तुर्की वज़ा के कपड़े पहने थे। पाँव में आसमानी रंग का शानी मखमल और पोस्त आहू की नुक्केदार शिराज़ी जूतियाँ, बहुत पतली एड़ी और लंबी डोर। दीवार बिल्कुल न थी, एड़ियाँ खुली हुई थीं। जूतियों की नोकें भी शकर खोरे की चोंच की तरह बहुत लंबी और ऊपर उठी हुई थीं, और उनके सिरे पर जंगली मुर्गे के सुर्ख बैर भूटी जैसे पर के तुर्रे थे। जूतियों के हाशियों पर बारीक बेल थी जिसमें सफ़ेद और सुनहरे पुखराज लटके हुए थे। आदमी जूतियों की छप देखे तो देखता रह जाए, लेकिन उसके आगे का मंजर देखने के लिए शेर का कलेजा और तेंदुए की बेहयाई दरकार थी। दर्ज वाला इक़्तिबास पढ़कर मुसन्निफ़ की कमाल जुज़ियात निगारी का अंदाज़ा होता है कि वो हर पहलू को बयान करने का फ़न जानते हैं। जिन्स निगारी शम्स उर-रहमान फ़ारूक़ी ने अपने नावल में जिन्स निगारी को फ़ितरी तौर पर बयान किया है। वो मौज़ूई हसासियत को बरकरार रखते हुए 19वीं सदी के दिल्ली की अक्कासी करते हैं। इस किस्म के मौज़ू के लिए उन्होंने अलामती और इशाराती अंदाज़े बयान अपनाया है। वो अशार का सहारा लेकर अपनी बात कहने पर महारत रखते हैं। फ़ारूक़ी ने वज़ीर ख़ानम के किरदार की बुनियाद बनाकर जिन्स निगारी के पहलू को उजागर किया है। वज़ीर ख़ानम इस नावल के मरकज़ी किरदार की हैसियत रखती हैं। मुसन्निफ़ ने नावल का ताना बाना इसी किरदार के गिर्द बुना है। वज़ीर ख़ानम यूसुफ़ सादाकार की बेटी है। वो बाज़ौक़, खूबसूरत, सलीक़ा शार, बाग़ी और आज़ाद ख़याल ख़ातून हैं। इनको शायरी से शग़फ़ था और ज़हरा तख़ल्लुस करती थीं। ये किरदार मुतहर्रिक और जानदार है। वज़ीर ख़ानम की ज़िंदगी उतार चढ़ाव से लबरेज़ है। उन्होंने एडवर्ड मार्स्टन ब्लैक के साथ बग़ैर निकाह के रहाइश इख्तियार की। इस सिलसिले में उनके 2 बच्चे भी पैदा हुए। एडवर्ड मार्स्टन ब्लैक की हलाकत के बाद वो वापस दिल्ली आ गईं। बाद अज़ां वज़ीर ख़ानम ने कई मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात उस्तवार किए, जिनमें शम्सुद्दीन अहमद ख़ान, आगा मिर्ज़ा तुराब अली रिफ़ाई, मिर्ज़ा फ़तेह उल मुल्क बहादुर वग़ैरह शामिल हैं। दरअसल वज़ीर ख़ानम का किरदार दिल्ली के तहज़ीबी ज़वाल की मुँह बोलती तस्वीर है। दर्ज ज़ेल इक़्तिबास वज़ीर ख़ानम की बावक़ार शख़्सियत का आईनादार है। वज़ीर के घर की हर चीज़ में नफ़ासत और सफाई सुथराई थी। एक खामोश सी आराइश जो दिखावे या फोहड़पन से कोसों दूर थी, और उनसे भी बढ़कर ये हुनर था कि जो चीज़ जहाँ रख दी गई थी, चाहे आईना हो या तस्वीर या कोई गुलदस्ता, ऐसा लगता था कि बस वहीं के लिए बनी है। दाग़ दहलवी का असल नाम मोहम्मद इब्राहीम था, जो उनके वालिद शम्सुद्दीन अहमद ख़ान ने रखा था। उनकी वालिदा वज़ीर ख़ानम थीं। दाग़ को बचपन ही से शायरी से लगाव था। इस सिलसिले में ज़ौक़ ने उनकी रहनुमाई की। उनके वालिद को अंग्रेज़ अफ़सर के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई। उनके वालिद के इंतकाल के बाद वज़ीर बेगम ने एक और निकाह मिर्ज़ा फ़खरू से किया, लेकिन उनकी वफ़ात ने भी दाग़ के सर से एक मर्तबा फिर बाप का साया उठा लिया। फिर दाग़ अपने खालू के यहाँ रहाइश पजीर रहे। फालिज की वजह से दाग़ दहलवी का इंतकाल 14 फरवरी 1905 में हुआ। शम्सुद्दीन अहमद ख़ान दाग़ दहलवी के वालिद हैं। इनका ताल्लुक़ जागीरदार तबक़े से है। मुग़ल दरबारों और अंग्रेज़ों के यहाँ इनका आना जाना था। इनको वज़ीर ख़ानम का रख रखाव, सलीक़ा, शायरी और ख़ूबसूरती हर चीज़ ही भा जाती है। वो वज़ीर से नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम करते हैं, जिसकी बदौलत दाग़ दहलवी की पैदाइश होती है। गैरतमंदी इनके किरदार का नुमाया वस्फ़ है, क्योंकि जब विलियम फ्रेज़र वज़ीर ख़ानम पर बुरी नज़र रखता है तो शम्सुद्दीन इसको कत्ल करवा देता है। अंग्रेज़ ऑफ़िसर का कत्ल करने पर इनको फांसी दे दी जाती है।
یہ کردار دلی کے زوال کا عکس ہے۔ وہ منظر ملاحظہ کریں جب شمس الدین احمد خان وزیر خانم سے اس کے گھر ملاقات کرنے آتے ہیں اور اس کی شخصیت کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ بھئی واللہ ہمارے لیے سر ٹکنے کی جگہ تو آپ ہی کے پاس ہے۔ زبان و بیان۔ جہاں تک ناول کی زبان و بیان کا تعلق ہے تو مصنف نے ناول میں دہلی کی ٹیکسالی زبان کا استعمال کیا ہے۔ ناول کا اسلوب شعر و نثر سے لبریز ہے۔ مصنف نے چیدہ چیدہ واقعات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں وہ محاورات کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ فاروقی نے فارسی الفاظ و تراکیب کو اپنے ناول کا حصہ بنایا ہے۔ ارے یہ کیا؟ بھئی واللہ ہم نے کیا ایسی بات کہہ دی جو خاطر نازک پر گراں گزری؟ مجموعی جائزہ۔ دراصل یہ ناول دلی کے تہذیبی زوال کی داستان پر مبنی ہے، جہاں دلی کی زبان اور تاریخ کو پورے وثوق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مصنف نے ناول میں رومانیت اور جنسیت کو اشاراتی انداز میں بیان کیا ہے۔ کئی چاند تھے سرے آسماں ایک تجزیاتی مطالعہ میں رشید اشرف خان لکھتے ہیں کہ کئی چاند تھے سرے آسماں ایک ایسا ناول ہے جو جامع جہاں نما کی طرح ہر قسم کی معلومات سے لبریز ہے۔ اسے کثیر الابعاد شیشے پرزم کی طرح جیسے جیسے گھماتے جاؤ نئی نئی شکلیں نظر آئیں گی۔